दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके लिए लाते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियां। तो आइए आज सुनते हैं कहानी फिर एक उम्मीद। ये कहानी कर्ज के बोझ तले दबे एक ऐसे ग्रामीण युवक की है जो हताशा में अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले बैठता है। लेकिन ऐन मौके पर उसी के गांव का एक निकम्मा माना जाने वाला युवक उसके सामने फरिश्ता बनकर आ खड़ा होता है। ये युवक न सिर्फ उसे नया जीवन देता है बल्कि अपनी सूझबूझ से भविष्य के लिए उसे एक सुनहरा अवसर भी उपलब्ध कराता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। सुबह हुई और शंभू दाई की टपरी पर आकर खड़ा हो गया। दाई ने उसे थोड़ी सी चाय देते हुए पूछा, नरे शंभू, तू ऐसे ही कब तक मुफ्त की चाय पीता रहेगा? कुछ करता धरता क्यों नहीं? शंभू सीरियस होते हुए बोला, दाई बस इस महीने और अगले महीने कहीं न कहीं काम का जुगाड़ हो जाएगा, फिर नहीं आऊंगा तेरी इस सड़ियल टपरी पर। शंभू की बात सुनकर दाई को थोड़ा बुरा लगा। अरे रोज सुबह से यहीं आकर मरता रहता है और कहता है सड़ियल टपरी। जिस दिन ये टपरी न रहेगी गांव में तुझे कोई चाय तो क्या पानी तक के लिए न पूछेगा। शंभू और दाई के गहरे रिश्ते थे। दाई अपना पेट पालने के लिए गांव में ही एक छोटी सी टपरी में चाय, पान, नमकीन और बिस्कुट की दुकान चलाती थी। शंभू रोज सुबह उठते ही टपरी पर आ जाता और दुकान का सामान जमाने में दाई की मदद करता। बदले में दाई शंभू को 2 घूंट चाय पिला देती। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दाई और शंभू एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। दाई को एक सहयोगी की जरूरत थी और शंभू को फोकट की चाय की। शंभू पूरे दिन दाई की टपरी पर ही बैठा रहता, लेकिन उसे गांव की हर गतिविधि की खबर रहती। आज फला कहाँ गया था, आज फला के यहाँ कौन आया, शंभू के पास पूरा लेखा जोखा रहता। यूं कहिए कि दाई की टपरी गांव का रेडियो स्टेशन थी और शंभू उसका समाचार वाचक। श्रोताओं में दाई के साथ गांव के कुछ फुर्सतिया लड़के भी शामिल रहते। शंभू का समाचार वाचन सुबह से शाम तक बिना अवरोध के चलता। गांव के लोगों ने शंभू को लफंगा और निकम्मा नाम दे रखा था। कोई उससे बात करने तक को तैयार न होता। वह जबरन राह चलते लोगों को रोकता, लेकिन लोग उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए भागते रहते। कई लोग तो शंभू को देखते ही अपना रास्ता बदल देते। गांव वालों का कहना था कि शंभू अशुभ है। यदि कोई किसी काम के लिए जा रहा हो और शंभू ने रास्ते में टोक दिया तो उसका काम न होने की 100% गारंटी है। लेकिन शंभू पर इन सब बातों का कोई फर्क न पड़ता। वह मौका मिलते ही लोगों को रोक लेता और जबरन बात करने की कोशिश करता। कई बार लोगों ने उसे भला बुरा भी कहा, लेकिन शंभू ने हमेशा हंसकर टाल दिया। रोज की तरह आज सुबह भी शंभू दाई की टपरी में पहुंचा। उसने चाय की गिलास अपने होठों से लगाई ही थी कि उसे धर्मू आता हुआ दिख गया। कई महीने बाद उसने धर्मू को घर से बाहर देखा। धर्मू ने जब से ट्रैक्टर खरीदा तब से गांव में घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह ट्रैक्टर लेकर वह लोगों के खेत जोतने निकल जाता, फिर रात में कभी कभार ही घर लौटता। अक्सर वह खेतों में ही अपनी नींद पूरी कर लेता। कई दिनों बाद धर्मू को देखकर शंभू बहुत खुश हुआ। वह चिल्लाते हुए बोला, दाई आज धर्मू को छोड़ूंगा नहीं, उससे एक कप चाय जरूर पीऊंगा। शंभू ने बहुत दिनों से किसी से खुलकर बात नहीं की थी। उसने सोचा आज धर्मू से जी भर के बतियाऊंगा, उसे पूरे गांव का हाल चाल बताऊंगा। धर्मू की गिनती गांव के बुद्धिमान लोगों में होती थी। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। खेती बाड़ी के सहारे घर चलाता था। धर्मू दिमाग का तेज था। जिस काम में हाथ लगाता पूरा करके दिखाता। उसकी मित्र मंडली में ज्यादातर पढ़े लिखे और पहुंच वाले लोग शामिल थे। 2 साल पहले की बात है। उसने अपने एक करीबी मित्र से कहा, भाई कोई रोजगार बताओ, अब खेती भर से काम नहीं चल पाता। घर चलाने के लिए अन्न गल्ला के साथ कुछ नगद नारायण भी तो होना चाहिए। मित्र ने उसे डेयरी खोलने की सलाह दी और 2 दिन के भीतर भैंस खरीदने के लिए बैंक से कर्ज भी दिला दिया।
लेकिन धर्मू की डेयरी चल नहीं पाई। कुछ दिनों बाद ही उसकी मोटी ताजी भैंस बीमार पड़ गई और चल बसी। धर्मू की भैंस तो मर गई, लेकिन बैंक का कर्ज जिंदा रह गया। फिर भी धर्मू को विश्वास था कि वह कोई दूसरा काम शुरू करेगा और धीरे धीरे कर्ज पटा लेगा। इसके बाद धर्मू दूसरे धंधे की तलाश में जुट गया। वह दिमाग पर जोर लगाने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम शुरू किया जाए जिससे बैंक का कर्ज भी पट जाए और घर भी चलता रहे। इसी बीच उसकी मुलाकात सरपंच के बेटे से हुई। वह पढ़ा लिखा था और शहर में रहकर खुद का व्यवसाय करता था। धर्मू ने अपने मन की बात सरपंच के बेटे के सामने रखी तो उसने उसे ट्रैक्टर खरीदने की सलाह दी। सरपंच के बेटे ने कहा, ट्रैक्टर ले लो, खुद का भी काम करना और जब खाली रहे तो किराए से भी चला लेना। किसानों को ट्रैक्टर के लिए बैंक आसानी से कर्ज भी दे देता है। सरपंच के बेटे की बात धर्मू को जच गई और दूसरे दिन ही वह कागज पत्र लेकर बैंक पहुंच गया। हालांकि बैंक वाले ने पहले धर्मू को भैंस के कर्ज की याद दिलाई, लेकिन धर्मू के आत्मविश्वास को देखते हुए उसने ट्रैक्टर के लिए कर्ज देने की हामी भर दी। बैंक से लौटते वक्त धर्मू ने कहा, ट्रैक्टर तो आ जाने दो, चुटकी बजाते ही अगला पिछला सब पटा दूंगा। धर्मू ने फटाफट बैंक की औपचारिकताएं पूरी की और तीसरे दिन चमचमाता हुआ ट्रैक्टर लेकर घर पहुंच गया। पूजा पाठ करने के बाद धर्मू उसी दिन ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। जुताई का सीजन चल रहा था, इसलिए धर्मू दिन रात ट्रैक्टर लेकर खेतों में ही घूमता रहता। पहले महीने में ही उसने दूसरों के खेत जोतकर बैंक की किस्त से दोगुनी रकम जुटा ली। इसके बाद लगातार 6 महीने तक धर्मू को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। खेतों की जुताई के साथ ही उसने ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी, बालू, गिट्टी आदि ढोने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं समय का फेर गजब का होता है। जब धर्मू का अच्छा खासा काम चलने लगा तो ट्रैक्टर ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। साल भर बाद ट्रैक्टर में आए दिन खराबी आने लगी। चलते चलते अचानक कहीं भी खड़ा हो जाता। बैंक की किस्त जमा करने के बाद धर्मू ने जो पैसे जमा कर रखे थे सब ट्रैक्टर की मरम्मत में सुहा हो गए। धीरे धीरे हालात इतने खराब हुए कि थक हार कर धर्मू ने ट्रैक्टर को घर में खड़ा कर दिया। बैंक की किस्तें जमा होनी बंद हो गई। समय बीतता रहा और ब्याज समेत बैंक का कर्ज बढ़ता रहा। ट्रैक्टर ने धर्मू को इतना बड़ा झटका दिया कि अब उसने दूसरे धंधे के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दिन रात उसका दिमाग कर्ज की चिंता में ही उलझा रहता। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर बैंक का कर्ज पटाऊं कैसे। जितना बैंक का कर्ज था, धर्मू के पास उतनी जमीन भी नहीं थी कि उसे ही बेचकर वह कर्ज अदा कर सके। बैंक वालों ने धर्मू के घर पहुंचकर अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। बार बार की चेतावनी से तंग धर्मू घर से दूर भागने लगा। उसका तेज दिमाग शिथिल पड़ गया। जब उसके सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया तो एक दिन उसने अपने घनिष्ठ मित्र राजन से मदद लेने की सोची। वह पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। राजन और धर्मू एक साथ पढ़े थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद राजन शहर चला गया और वहां एक अच्छी नौकरी में जम गया। धर्मू ने सोचा कि राजन शहर में रहता है, समझदार है, शायद वह इस विपत्ति की घड़ी से निपटने की उसे कोई तरकीब बता दे। परेशानियों को बोझ से दबा धर्मू शहर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ उसने सारी बातें राजन को बताई। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में राजन ने धर्मू की समस्या का हल ढूंढने के बजाय चुटकी लेते हुए कहा, देख धर्मू, बैंक का लोन तो पटाना ही पड़ेगा, किंतु समस्या यह है कि अब न तेरे पास कोई काम है और न ही जमीन जायदाद कि उसे बेचकर तू अपने सिर से कर्ज उतार सके। अब तेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, वो है सुसाइड। क्योंकि जब तक तू जीवित रहेगा बैंक वाले तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुसाइड। एक अजीज मित्र की जुबान से यह शब्द सुनते ही धर्मू चौंक गया। वह राजन की ओर आस भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मित्र, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूं। प्लीज कोई उपाय बताओ। कर्ज के टेंशन के कारण मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कोई रास्ता बताओ, क्या पता कि तुम्हारा बताया रास्ता मेरी तकदीर बदल दे। हालांकि धर्मू राजन को समझदार मानकर उसके पास किसी तरकीब की तलाश में गया था,
लेकिन राजन ने सोचा कि धर्मू उससे पैसे चाहता है। धर्मू की बातों को बीच में ही काटते हुए वह झल्ला कर बोला, भाई धर्मू, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद भी धर्मू की उम्मीद बाकी थी। वह राजन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाई, एक बार मदद कर दो, जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। गिड़गिड़ाते हुए धर्मू को देखकर राजन के अंतर्मन में छिपी बेरहमी सामने आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, देख धर्मू, जब तूने कर्ज लिया था तब तो मुझसे पूछा नहीं था। आज जब बैंक के सारे पैसे हजम कर फंस गया तो मेरे पास दौड़ा चला आया। मैंने तेरा कर्ज पटाने का ठेका नहीं ले रखा है। जो मन हो वो करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं तो कहता हूं एक रस्सी ले लो और फंदा बनाकर झूल जाओ उसमें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तू ही नहीं रहेगा तो बैंक वाले तेरे घर जाकर किसे तंग करेंगे। धर्मू अभी तक सिर्फ कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, लेकिन राजन की दुत्कार ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। वह आंखों में भरी अथाह निराशा के साथ घर लौट आया। रात भर राजन की बातें उसके विश्वास पर प्रहार करती रही। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद आत्महत्या ही उसकी समस्या का एकमात्र हल है। सुबह उठते ही धर्मू रस्सी खरीदने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। समय के चक्रव्यूह में फंसा धर्मू रस्सी लेकर बाजार से ऐसे लौट रहा था मानो उसके पैरों में जान ही न बची हो। दाई के टपरी के पास खड़ा शंभू उसका इंतजार कर रहा था। धर्मू जब करीब पहुंचा तो शंभू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही धर्मू है जो हमेशा मस्त रहता था। सूखा हुआ चेहरा, हताशा भरे कदम, धर्मू का पूरा शरीर बेजान दिख रहा था। फिर धर्मू के हाथ से रस्सी को खींचते हुए शंभू ने पूछा, क्यों रे धर्मू, आज फिर कोई बड़ा गेम खेलने जा रहा है क्या? रस्सी खरीद कर लाए हो, जरूर कोई नया काम शुरू करने वाले होंगे। लगता है बैंक वालों से फिर माल खींच लिया। ठीक है भाई, जाओ, तुम्हारी ही तो चांदी है। पहली बार ऐसा हुआ जब शंभू ने इतना कुछ बोला हो और धर्मू ने चुपचाप सुन लिया हो। हाथ में रस्सी लिए हुए बुझा सा धर्मू चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने मंद स्वर में बस इतना कहा, शंभू, न जाने ये तेरी टोकने की आदत कब जाएगी। लगता है आज मेरा काम न हो पाएगा। घर पहुंचकर धर्मू ने फटाफट अपने जीवन को समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। रस्सी का फंदा बनाया और उसे छप्पर के नीचे लगी एक मोटी लकड़ी से बांध दिया। इसके बाद उसने कई बार खींचकर आजमाया कि रस्सी कहीं उसे धोखा तो नहीं दे जाएगी। जब उसे विश्वास हो गया कि रस्सी मजबूती के साथ बंध चुकी है तो वह फंदे के नीचे एक स्टूल रखकर खड़ा हो गया। उसने इत्मीनान से फंदे को अपने गले में कसा। अब स्टूल को पांव से गिराना अंतिम काम बचा था। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। धर्मू चुपचाप गले में रस्सी डाले खड़ा रहा। घर में कोई और नहीं था। धर्मू ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर में खपरेल से होते हुए आंगन में किसी के कूदने की आवाज आई। धर्मू ने देखा तो सामने शंभू खड़ा था। शंभू बिजली की गति के साथ धर्मू की ओर दौड़ा और उसके गले से रस्सी का फंदा अलग किया। धर्मू की आंखों से निकल रहे नाउम्मीदी के आंसू उसके पूरे शरीर को भिगो रहे थे। वह शंभू से लिपट कर रोने लगा। क्या करूं भाई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। झंझटों से मुक्ति और आत्मसम्मान के लिए मैंने ये रास्ता चुना, लेकिन तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। मुझे पहले ही लग रहा था कि तूने टोक दिया है तो 100% गारंटी है कि मेरा ये काम सफल नहीं होगा। लगता है मेरे भाग्य में दुख ही लिखे हैं। फिर शंभू धर्मू को पकड़कर घर के दरवाजे की ओर ले गया। वहां दो लोग पहले से ही खड़े थे। शंभू उनसे धर्मू का परिचय कराते हुए बोला, यही धर्मू है, इसकी जमीन सड़क के किनारे है, वहां आपका प्लांट अच्छा चलेगा। फिर शंभू मुस्कुराते हुए धर्मू की ओर घूमा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताया, भाई ये शहर से आए हैं, इन्हें हमारे गांव में दलिया फैक्ट्री लगाने के लिए सड़क पर कोई जमीन चाहिए। तुम अपना खेत दे दो इन्हें, 50,000 रुपए महीने जमीन का किराया देंगे।
लफंगा कहे जाने वाले शंभू का यह रूप देखकर धर्मू को लगा कि उसके सामने कोई फरिश्ता खड़ा है। उसने तुरंत हाँ कह दिया। शहर से आए व्यवसायियों ने एग्रीमेंट के पेपर पर हस्ताक्षर कराए और बतौर एडवांस धर्मू को 50,000 रुपए थमा दिए। शंभू ठहाके लगाने लगा। देखो धर्मू, कभी कभी मेरा टोकना भी फायदेमंद साबित हो जाता है। धर्मू, यद्यप तुम पढ़े लिखे हो, होशियार हो, फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसे रात के बाद दिन का होना अटल है, उसी तरह दुख के बाद सुख का आना तय है। समय के चक्र में सुख और दुख आगे पीछे चलते हैं। जीवन में दुख हमें तराशने के लिए आते हैं और जब हम निखर जाते हैं तो सुख खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं। बस हमें दुख के समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में अवसर कभी खत्म नहीं होते। पिछली बातों को भूलकर अब तुम एक नया जीवन शुरू करो। इतना कहकर शंभू कुछ गुनगुनाते हुए दाई की टपरी की ओर चल पड़ा। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी को लाइक व शेयर कर हमारा प्रोत्साहन करें। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।